गुड मॉर्निंग बेटा। कल आपने श्वसन और गैसों के विनिमय में क्या पढ़ा था कि क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, कौन से एनिमल्स जो निम्न कोटि के वर्टिब्रेट्स हैं या उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन और सांस लेना मीन्स रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस था, कल आपने ये भी देखा था कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है। जो ब्रीदिंग है इसको हम क्या कहते हैं, सांस लेना। ब्रीदिंग एक कैसा प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है हमारा, रेस्पिरेशन श्वसन, ये कैसा प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है वो बॉडी के अंदर जाकर कहाँ रिएक्शन करती है, किसके साथ में रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, ये था हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमने इनटेक करी वो हमारे ब्लड लंग्स में जाती है, लंग्स से वो हमारे ब्लड में मिल जाती है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस है उस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। इन द जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जब जो फूड हमारी बॉडी में हम इनटेक करते हैं, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऐसा स्टोर होता है, फूड जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उस ग्लूकोज को बनाने का काम कौन करता है, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन काम करता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो ये था हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये गैसों का विनिमय हो रहा है, गैसों का स्थानांतरण हो रहा है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। और श्वसन, इसलिए गैसों के स्थानांतरण को हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और रेस्पिरेशन हमारा क्या है कि जो ऑक्सीजन गई वो अंदर जाकर के बॉडी में उसने हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट किया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बना लिया। ये है आपका रेस्पिरेशन। अब आपको क्या पढ़ना है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है और वह कैसे काम करता है। ये आप बहुत पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे होंगे, आपने सबने पढ़ा होगा कि श्वसन तंत्र क्या होता है, मानव का श्वसन तंत्र आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो आपको क्या पढ़ना है आज कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, जो मानव का, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो क्या है और वो कैसे काम करता है। तो क्या है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी क्या बताओगे, सभी को पता है कि सांस हम कैसे लेते हैं, हमारे नाक से हम सांस लेते हैं, फिर वो हमारी श्वसन नली से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाती है, कुछ इस तरह से आप बताओगे। तो अभी हम इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो क्या होता है कि हमारे पास एक जोड़ी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड क्या आ गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक। इसके बाद एक जोड़ी, दो पेयर हमारे पास में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो अपर लिप के बाहर की ओर खुलते हैं और इसे आगे नसल चैम्बर होता है। अपर लिप के बाहर की तरफ खुलता है और इसके आगे नसल चैम्बर होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद हमें क्या मिलता है, नसल चैम्बर, नसल चैम्बर। फिर नसल चैम्बर नेसोफेर्निक्स में खुलता है। अब नसल चैम्बर कहाँ खुल रहा है, नेसोफेर्निक्स में खुल रहा है। नसल चैम्बर हमारा कहाँ खुल रहा है, नेसोफेर्निक्स में खुल रहा है। नेसोफेर्निक्स भोजन और एयर के लिए कॉमन पासेस का काम करता है। अब जो ये नसल फेर्निक्स है बेटा, इस नसल फेर्निक्स से जो हमने ऑक्सीजन इनटेक करी वो भी जाती है और जो हम फूड इनटेक करते हैं वो भी जाता है। तो यही वो जगह होती है नेसोफेर्निक्स, जहाँ से क्या होता है, ये कॉमन पाथ होता है किसका, ऑक्सीजन इनटेकिंग का और फूड इनटेकिंग का। जब कभी आप कभी
ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ में, ये खाना खाते समय कभी कभी हमें फंदा लग जाता है। तो क्यों लग जाता है? वो यही जगह है, नेसोफेरिंक्स ही वो जगह है जहाँ से हमारी सांस भी, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन भी अंदर जा रहा है और फूड भी अंदर जा रहा है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो खाना हमारा अटक जाता है जाकर के, वो इसी पास पे अटक जाता है, इसी पाथ पे अटक जाता है जाकर के, क्योंकि वहीं से ऑक्सीजन भी जा रही है, सांस रुक जाती है, हमने फूड इनटेक किया, फंदा लगा। फंदा कैसे लगता है? उस जब हमारी ऑक्सीजन और फूड का जो जाने का टाइम होता है वो सेम होता है, उस जगह पर क्या हो जाता है, ये नेसोफेरिंक्स वो जगह होती है जहाँ पर जाकर हमारा फूड अटक जाता है और क्या हो जाता है, हमें फंदा लग जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन कहाँ से गई, नसल पासेस से, नसल नॉस्ट्रल्स से, हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से नसल चैम्बर में गई, नसल चैम्बर से फिर कौन सा मिलता है हमें, नेसोफेरिंक्स। और नेसोफेरिंक्स एक कॉमन पाथ है। नेसोफेरिंक्स ये आप नोट में लिख भी सकते हैं कि नेसोफेरिंक्स जो है ये हमारा कॉमन पार्ट है, नेसोफेरिंक्स ये कॉमन पाथवे है बिटवीन किसके बीच में, किसका कॉमन पाथ है, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक, फिर क्या होता है, नेसोफेरिंक्स लेयर्डिक्स रीजन्स के थ्रू ट्रैकिया में खुलता है। जो नेसोफेरिंक्स होता है ये किसके थ्रू खुलता है, कि ट्रैकिया में खुलता है, लेकिन किसके थ्रू खुलता है, ट्रैकिया में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है बेटा, ये लेयर्डिक्स रीजन के थ्रू खुलता है। यहाँ पर कौन सा रीजन होगा आपका, लेयर्डिक्स रीजन होगा। लेयर्डिक्स रीजन से आपके कहाँ खुलेगा, ये ट्रैकिया में खुलेगा, क्या, नेसोफेरिंक्स। ठीक, फिर लेयर्डिक्स एक कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो लेयर्डिक्स होता है जिसे आप हिंदी में कंठ भी कहते हैं, जो लेयर्डिक्स होता है ये एक कैसा, ये क्या होता है, ये एक कार्टिलेजियस बॉक्स होता है। जो ये हमारा लेयर्डिक्स है ये एक कार्टिलेजियस बॉक्स होता है और यहीं से हमारे जो वॉइस है उसको साउंड मिलता है। तो हमारी वॉइस को साउंड कौन देता है, लेयर्डिक्स, जिसको आप कंठ भी हिंदी में कहते हैं। तो इसीलिए इस लेयर्डिक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लेयर्डिक्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो हमारा लेयर्डिक्स है इसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये आप नोट में डाल दीजिएगा, क्योंकि लेयर्डिक्स ही हमारी वॉइस को क्या देता है, साउंड देता है। फिर इसके बाद क्या आते हैं, किसी भी चीज को निगलते समय ग्लॉटिस को एक पतली इलास्टिक कार्टिलेज की बनी झिल्ली कवर कर लेती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह भोजन को लेयर्डिक्स में जाने से रोकता है। कोई भी चीज जब हम निगलते हैं, खाते हैं, स्वैलो अप करते हैं, तो क्या होता है कि ग्लॉटिस में एक पतली इलास्टिक कार्टिलेज की बनी एक मेम्ब्रेन होती है जो उसे कवर कर लेती है। कवर क्यों कर लेती है, ताकि वो क्या हो, एपिग्लॉटिस कहते हैं। और जो वो कवर करने वाली जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो ग्लॉटिस को कवर करती है, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो हमारे फूड को लेयर्डिक्स तक जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, हमारे फूड को लेयर्डिक्स तक जाने से रोकता है। ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब होती है। जो ट्रैकिया है ये एक सीधी ट्यूब होती है जो थोरेसिस कैविटी के मध्य तक सीधी आती है। कहाँ तक जाती है, थोरेसिस कैविटी तक एकदम स्ट्रेट जाती है। अब आप इसे लिख सकते हैं कि ये थोरेसिस कैविटी तक ये कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है। थोरेसिस कैविटी तक जो ट्रैकिया है वो एकदम कैसे जाती है, स्ट्रेट जाती है। देन क्या होता है, फिर फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्री के लेवल पर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाती है। फिर ये आगे जाकर क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टू ब्रोंकियाइज में डिवाइड। ट्रैकिया जो होती है थोरेसिस कैविटी तक पहले वो स्ट्रेट जाती है, इसके बाद क्या होता है, वो दो पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट
पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई। ठीक, ट्रैकिया कहाँ तक स्ट्रेट गई थी? ट्रैकिया जाती है थोरेसिस कैविटी तक, एकदम स्ट्रेट जाती है। देन थोरेसिस कैविटी से आगे जैसे ही बढ़ती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है प्राइमरी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई और सेकंड वन इज राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई। इसके बाद क्या होता है, फिर ब्रोंकस को बार बार डिवीजन होने से सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शरी ब्रोंकियाई या ब्रोंकियोल्स बनते हैं। फिर जो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स को बार बार जब वो डिवाइड होते हैं तो वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाई बना लेते हैं। जब सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाई बनते हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाई को हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जब ब्रोंकियाई अगेन डिवाइड होती है, जो ब्रोंकियाइज है ब्रोंकस को बार बार डिवाइड होते रहते हैं। जब ब्रोंकस बार बार डिवाइड होते रहते हैं तो एक प्राइमरी यहाँ पर बन गई थी। फिर उसके बाद जब ब्रोंकस बार बार डिवाइड हो रहा है तो बार बार डिवाइड होने से वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाइज बनाते हैं। जो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाइज बनते हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाइज को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स अंत में बहुत ही पतले टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को समाप्त कर देते हैं। जब ये ब्रोंकियोल्स एकदम जब डिपार्चर कह सकते हैं, जिसको आप एंड पॉइंट कह सकते हैं, वहां पर जब ये जाता है तो क्या होता है, ये बहुत एकदम महीन पतली ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी ट्रैकिया ब्रोंकियाई में इनिशियल ब्रोंकियोल्स को सपोर्ट करने के लिए इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स आपने पसलियों के बारे में सुना होगा। क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है जो चारों तरफ से कवर्ड होता है, दैट इज कार्टिलेजियस रिंग। उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजियस रिंग्स कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियाई में कई सारे पतले इररेगुलर वेल्ड वेस्कुलर बैग जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। जो ये रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर एल्वुलाई होती हैं। जो हमारी पसलियाँ हैं, पसलियाँ क्या होती हैं? चारों तरफ से हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों से घिरी हुई होती हैं और इनके अंदर हमें क्या मिलती हैं? एल्वुलाई मिलती हैं। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क ही लंग्स बनाता है। अब लंग्स क्या होता है? लंग्स एक ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, जिस उस नेटवर्क में हमें क्या क्या मिलता है? उस नेटवर्क में हमें ब्रोंकी मिलती हैं और ब्रोंकियोल्स मिलते हैं। लंग्स एक ब्रांचिंग नेटवर्क है जिसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स इंक्लूड होते हैं। ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स इंक्लूड होते हैं किसमें? लंग्स के एक नेटवर्क में। लंग्स का जो नेटवर्क बना होता है, लंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं? ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स होते हैं। हमारे पास 2 लंग्स हैं, सबको पता है, जो एक डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। इनके बीच प्लूरल फ्लूइड होता है। लंग्स के बीच क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड लंग सरफेस में फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन, फ्लूइड अगर नहीं होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से लंग्स का फ्रिक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का संपर्क थोरेसिस लाइनिंग से, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का संपर्क लंग सरफेस से होता है। कंडक्टिंग पार्ट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से शुरू होकर के टर्मिनल ब्रोंकियाई तक जाता है। ठीक, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स एल्वुलाई और उनकी डक्ट से मिलकर बना होता है। जो एक्सचेंज पार्ट्स होते हैं वो एल्वुलाई और डक्ट से मिलकर बने होते हैं। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो पार्ट है रेस्पिरेटरी, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किन से मिलकर के बने हुए हैं? एल्वुलाई और डक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स की बात करें कि इन शॉर्ट रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले क्या होता है? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक अंदर
एयर अंदर खींची जाती है। एटमॉस्फेरिक जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम क्या होगा, रेस्पिरेशन तो बाद में शुरू होगा जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली जाएगी, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या होता है ब्रीदिंग में, या आप ये कह सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो ब्रीदिंग है उसको आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, खींची जाती है, एंटर होती है, और CO2 युक्त एल्वुलर एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। CO2 एल्वुलर एयर क्या होती है, एयर बाहर निकल जाती है। एल्वुलर मेम्ब्रेन के इधर उधर गैसेस O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता रहता है। जो एल्वुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके इधर उधर राइट और लेफ्ट क्या होता है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता रहता है। फिर क्या होता है कि ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं वो ब्लड की हेल्प से ही हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो क्या होता है कि ब्लड के थ्रू गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है पूरी बॉडी में। फिर ब्लड और टिश्यूज़ के बीच ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो जाता है। जो ब्लड के टिश्यूज़ हैं उनके बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है बिटवीन द टिश्यूज ऑफ ब्लड। ब्लड के टिश्यूज के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाता है। फिर क्या होता है, लास्ट में क्या हो जाता है कि जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सेल्स ऑक्सीजन का यूज करके और CO2 को रिलीज कर देती हैं। जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस आपने पढ़ी थी आगे के चैप्टर्स में, तो क्या होता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है और CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कर देते हैं, मीन्स उसको रिलीज कर देते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, ब्रीदिंग हमने करी। ब्रीदिंग को आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। ब्रीदिंग हमने करी जिसके थ्रू हमने क्या किया, जो एटमॉस्फेरिक एयर थी उसको हमने अंदर की तरफ खींचा, जिसमें से ऑक्सीजन को हमने इंटेक कर लिया और CO2 को हमने रिलीज कर दिया। जैसे ही हमने CO2 को रिलीज किया, इसके बाद क्या होता है, जो एल्वुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके इधर उधर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता रहता है, डिफ्यूजन होता रहता है। डिफ्यूजन होता है तो फिर क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है। जैसे ही वो ब्लड में मिलती है तो उसमें गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है। ऑक्सीजन, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के सर्कुलेट होने लगता है। देन क्या होता है कि जो ब्लड के टिश्यूज होते हैं, ब्लड के टिश्यूज के बीच में भी जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका डिफ्यूजन होता है। उस दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर सर्कुलेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। तो ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। ये है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं बेटा।